और दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी में जितने प्रीवियस ईयर से साइंस में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके समक्ष लाए हैं और इसे आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप 70 बीपीएससी देने जा रहे हैं 17 नवंबर के लिए तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि इस बार आयोग ने पूरा क्लियर कट कर दिया है कि इसमें बहुत सारे स्टेट के जांच टीम आ रही है और निरीक्षण कर रही है, उसके अंतर्गत ही परीक्षाएं लिए जाएंगे। तो जैसे मान लो अभी हाल ही फिलहाल में आपका बहुत सारे स्टेट के आए थे, यहाँ पर अध्यक्ष आए थे जो स्टेट पीसीएस के होते हैं, और उन लोगों ने जांच पड़ताल किया भी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो जो भी स्टेट का बीपीएससी ने इसमें नामांकन किया है वो सारे स्टेट से लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टेट मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक ना। जैसे ये उत्तराखंड में पूछा गया है तो उत्तराखंड के भी लोग आए थे, तो ये उसी के तहत ये सब चीज़ें होगा दोस्तों। ठीक, तो आप मतलब सब प्रीवियस ईयर का जितना होगा उतना करना होगा हम लोगों को। ओके, तो चलिए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको भी अगर 17 नवंबर को 70 बीपीएससी देना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है, तो ये होता है 200 से ठीक है 200 से लेकर 280 नैनोमीटर। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका प्रश्न कि सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है। सौर विकिरण देखिए ये 400 से 700 नैनोमीटर के बीच दिखेगा। अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है, कितना होता है, तो 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। कितना होता है, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। उसके बाद है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होनी चाहिए, तो ये होता है दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। उसके बाद है मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राहित होती है वह कितना होता है, तो वो 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 5500 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरणों की जो नेचर होता है वो तरंग और कण दोनों के समान होता है। उसके बाद है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है क्यों। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है क्यों दोस्तों, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है इसलिए ये सीधे चलता है। ऐसे फोटोन के देखिए जो चलता है प्रकाश वो फोटोन के छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में चलता है। तो फोटोन देखिएगा इतना नगण्य होता है कि आप उसे स्ट्रेट ही मानते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो निम्नलिखित में से अधिकतम प्रकाश, देखिए कॉस्मिक किरण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश है, पराध्वनिक सबसे होता है प्रकाश का ही। ठीक है, तो 3 लाख होता है, आपको मालूम है एक सेकेंड में 3 लाख। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, बिल्कुल सही है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का प्रकाश से कम होता है इसमें। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है तो प्रकाश का मुताबिक ये भी कम होता है। रॉकेट का वेग वो भी प्रकाश के मुताबिक कम होता है, इसलिए राइट आंसर प्रकाश का वेग अधिक होता है। आगे देखते हैं प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानित कितना है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानित कितना है, तो ये हो जाएगा 3 लाख मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख। प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की कितनी गति है, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड अभी बताया मैंने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में, तो निर्वात में ही। निर्वात में सबसे ज़्यादा 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का। ठीक है, उसके बाद है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए सबसे अधिक होती है, तो कांच में। कांच में होता है निर्वात में, तो आपको मालूम है 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद वायु में, जल में, कांच में, तो इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा कांच में होगा। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है किससे, तो देखिए हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है इसमें से एक से अधिक होना चाहिए, चूँकि क्या होगा इसमें दिखा हुआ झारखंड में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करता है।
जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके प्रकाशीय घनत्व का संकेतक होता है, इंडिकेशन करता है। वायु का प्रकाशीय घनत्व उसके ताप, दाब और आर्द्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसलिए वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशीय घनत्व, तापमान एवं दाब पर निर्भर करता है। ठीक, तो किस पर निर्भर करता है? वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशीय घनत्व, तापमान, दाब। तो इसमें दिया है यह ताप, दाब, यानी एक से अधिक होना चाहिए। ताप, घनत्व, दाब सब दिया है। ये ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, झारखंड में ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चूँकि ये 2006 में है तो 8 मिनट होगा। इसे 8 मिनट 1.6 सेकेंड लगता है। जो रहेगा वही मारना है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट, देखिए चूँकि अब इसमें दिया है ये ऑप्शन, इसलिए हम 8 मिनट नहीं मारेंगे। ठीक ना, 8 मिनट समथिंग होता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। उसके बाद प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो क्या होता है? प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होगा, तरंगधर और जो वेग है ये बदल जाएगा। आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाता है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। और तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है? आवृत्ति, अभी बताया मैंने, आवृत्ति। उसके बाद जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाती है तो इसका चाल बढ़ेगा तथा अभिलंब से दूर हटेगा। यही अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता, याद रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो इसका चाल बढ़ेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। लेकिन यही जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो इसका चाल घटता है और ये अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो देखिए ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। उसके बाद है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम है कि सूर्य वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश से रोशनी से ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, जिसके बदौलत जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं, इन सब का क्या होता है, रासायनिक केमिकल क्रिएशन कराते हैं, तो उसके बदौलत ये सब चीज़ें होती हैं। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो इसमें से नियॉन हो जाएगा। नियॉन जो होता है ये सजावट और विज्ञापन के लिए और विसर्जन के लिए जो नलिकाएँ जो होता है ना, नली, उसमें प्रयुक्त होता है। उसके बाद है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण, इंटरफेरेंस जिसे बोलते हैं, व्यतिकरण को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको क्लियर मिल गया होगा पहले ही। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना ये बहुलित परिवर्तन यानी ज़्यादा परिवर्तन और व्यतिकरण का रूप है। ऐसे बीटेक फर्स्ट ईयर में ये मिलता है फिजिक्स में। उसके बाद है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा? तो हीरे से कांच में जाएगा। हीरे से जब कांच में जाएगा तो वहाँ पर पूरा कंप्लीट ये आपका आंतरिक होता है रिफ्लेक्शन के रूप में। उसके बाद है प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक, उसके बाद है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को कितने तरह से घुमा कर एक ही प्रश्न को पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो अभी बताया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। देख लिए कैसे कैसे प्रश्न को घुमाया जा रहा है। तंतु प्रकाशिकी,
संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ये प्रकाश तरंग में होता है। किस में होता है? प्रकाश तरंग में। और एक प्रणाली होता है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजा जाता है। इसमें मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है प्रकाश का परिवर्तन, उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन, क्या? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन, ठीक है ना। सकल मतलब संपूर्ण। वही ये प्रश्न को कैसे घुमाया जा रहा है, एंडोस्कोप, फाइबर, जब भी ये सब बात आएगा तो आप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही मारना है। सकल मतलब संपूर्ण होता है यहाँ। मृग मरीचिका का कारण क्या है? अभी वही राइट आंसर होगा। देखिए कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रकाश का पूर्ण पर आंतरिक परिवर्तन होता है। मरीचिका का बनना वही बताया। फिर कुल आंतरिक परिवर्तन या संपूर्ण बोलिए। मृग तृष्णा उदाहरण है, वही हो जाएगा फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। उसके बाद है एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होगा, ठीक है। उसके बाद है कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होलोग्राफी का, याद रखिएगा। जब भी 3 डायमेंशन फिगर लेने की बात आएगी क्या बोलेंगे आप? होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉन पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को जो चित्र है उसको पर्दे पर लाया जाता है, ठीक है ना। एक पर्दे पर लाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक पुंज जो होता है फास्फोरस कोटेड पर्दे के सहायता से। तो रोस्टर स्कैन उसको बोलते हैं। किसके सहायता से? रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो सभी पारदर्शी माध्यमों में ये रमन प्रभाव आर पार चला जाता है। उसके बाद है कि ध्वनि के पुनः उत्पाद यानी दोबारा जब उसका रिप्रोड्यूस किया जाता है तो एक सीडी मतलब कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? तो लेज़र बीम होता है। क्या होता है? लेज़र बीम। सीडी में जो प्रयुक्त होता है ना, लेज़र बीम बोलते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी का क्या नाम है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन। दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य, जो आप सुनते हैं साउंड, ठीक है, उस आवृत्ति का क्या नाम है? तो मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन। उसके बाद है दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, ठीक है। रेटिना जिसको बोलते हैं, रेटिना पर वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा और हमेशा उल्टा बनता है, ठीक। उसके बाद देखिए किसी तार का रंग दर्शाता है, कैसा? तो उसका ताप। किसी तार का रंग कैसे दर्शाएगा? टेम्परेचर की वजह से, इसलिए राइट आंसर टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है दोस्तों? धूलकण है। वातावरण में प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? अभी बताया, धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण क्या है? धूलकण। देखिए कि प्रश्न को घुमाकर कैसे पूछा जा रहा है। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य से, याद रखिएगा। प्रकाश का रंग निर्धारण किया जाता है तरंगदैर्घ्य से। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश तरंग भिन्न भिन्न होता है, याद रखिएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक। यानी प्रश्न पूछ देगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ठीक, तो लाल रंग। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। उसके बाद निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? वो भी बताया मैंने, लाल का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का, ठीक है। लाल रंग की बात करें तो 7.5 × 10⁵ सेंटीमीटर इसका तरंगदैर्घ्य होता है। और वही बैगनी का 4 × 10⁵ सेंटीमीटर। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, यानी तरंगदैर्घ्य? बैगनी का होता है, अभी बताया मैंने। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन है? सबसे कम, अभी बताया मैंने, बैगनी का। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम, सबसे ज़्यादा, तो नीला प्रकाश। ऊर्जा की बात करेगा जब भी, ठीक है, तो नीला प्रकाश जो होता है, हमारी पृथ्वी नीला दिखाई देती है। देखिए किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। डायरेक्टर प्रोपोर्शनल होता है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, ये क्या होता है? इसका वेवलेंथ न्यूनतम
और लाल रंग का अधिकतम। उसके बाद है सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग, ठीक है, लाल रंग। इसमें बैगनी आहन नीला होता है ना फॉर्मूला, तो सबसे ज़्यादा बैगनी का, उसके बाद सबसे कम लाल का, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्योदय दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। और आप बाहरी बैकग्राउंड का, थोड़ा बाहरी बैकग्राउंड को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे दोस्तों, बाहरी आवाज़ को इग्नोर करेंगे। हमारे अगर बाहरी आवाज़ से कोई आवाज़ आ रही होगी तो। उसके बाद है कि क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले अपवर्तन का कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी सूर्य और चंद्रमा के बीच, ठीक है, सर्कुलर टाइप दिखाई देगा लॉन्ग पीरियड में, उसे आप अपवर्तन के श्रेणी में काउंट करेंगे। या 2 मिनट 4 मिनट जो होता है वो सब किसके वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से। पहले लाल दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषित किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया द्वारा, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से जो प्रकाश संश्लेषित किया जाता है वो बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। आपको मालूम है दोस्तों कि गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया 400 से 8000 फीट तक। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों भाई? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, या लंबाई बोलिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? आकाश नीला दिखाई पड़ता है इसलिए क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। उसके बाद है आकाश नीला लगता है। आकाश नीला लगता है, इसका कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश में नीले रंग और रंग से अधिक होता है। उसके बाद है लघु तरंगधर की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। नीले रंग का नेत्र को अधिक सुग्राही होता है। उसके बाद है वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंगधर की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। ऑप्शन देखिए, इसमें से पूछ रहा है कि आकाश नीला होता है, आपको तो मालूम है क्योंकि नीले रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग नीले रंग का तरंगधर नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नीले रंग का प्रकीर्णन। ठीक, तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ प्रकीर्णन की बात किया, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आकाश नीला रंग इस कारण होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन है, अभी बताया। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? तो आप आसमान धरती से ऊपर जाइए, आपको पृथ्वी काला दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद है जब अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल से आकाश को देखा जाता है तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। उसके बाद है समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? ऑप्शन है अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण। तभी बताया भाई, प्रकाश समुद्र नीला दिखाई देता है। जहाँ प्रकीर्णन का बात आएगा तो आप मार देंगे टिक। ठीक है, तो आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो यहाँ प्रकीर्णन दिया है इसलिए समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों भाई? क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करता है, इसलिए हरी घास हरी दिखाई देता है। हरे रंग का जो कलर है, प्रकाश हरे रंग का जो कलर है, ये प्रकाश को हमारी आंखों तक परिवर्तित करता है, इसलिए हम देखते हैं
आप हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं, तो इसका कारण क्या है कि आप सफ़ेद रंग हमारे रेटिना को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ तक, इसलिए हम आपको देख रहे हैं, हमें प्रतीत हो रहा है कि सफ़ेद है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव द्वारा दोस्तों, ठीक है ना। प्रसारी विश्व की संकल्पना ये डॉपलर प्रभाव, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद है किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये होता है आभासी तथा सीधा। देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत, ठीक है ना, अनंत जिसका कोई सीमा नहीं है, और दर्पण के ध्रुव यानी P के बीच रखते हैं तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात है, ठीक। कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। कार के पीछे देखते हैं ना, राइट साइड में जो शीशा आप चलाते हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं और देखते हैं पीछे से तो बड़ा दिखाई देता है, तो ये है उत्तल आपका। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण अभी बताया है। उत्तल दर्पण से आप देखेंगे तो बड़े दिखाई देते हैं उसमें। वाहन में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण अभी बताया था मैंने। दाढ़ी बनाने के लिए हम लड़कियों को तो दाढ़ी नहीं आती है, लड़कों का दाढ़ी मूंछ आता है। हम लोग जो दाढ़ी बनाते वक्त जिस शीशे का प्रयोग करते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? तो अगर आप ऊपर उज्जवल रखते हैं, वाइट रखते हैं, चूँकि मालूम है कि ये वाइट का रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम काला का, ठीक है। तो ऊपर उजला होगा और नीचे काला तो चलेगा, बी राइट आंसर। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका काल्पनिक और बड़ा होता है। उसके बाद है दोस्तों कि जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कैसी होगी? कैसी होगी दोस्तों? जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो अनंत बनेगा, प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनेगी, ठीक है। देखिए, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब क्या होता है? परिवर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहेगा। जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उनके द्वारा उनके बीच रखी वस्तु बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी होगी, तो 360/θ-1 के सहायता से निकालते हैं। प्रकाश के एएसएससी में प्रश्न पूछा हुआ है, एसएससी CHSL में आया था, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखने पर कितना प्रतिबिंब बनेगा? अभी मैंने बताया अनंत बनेगा दोस्तों, अनंत। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाएगा तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? वो फार्मूला जो मैंने बताया उसके सहायता से आप निकालेंगे। तो यहाँ पर जब दो दर्पण आपतित प्रकाश की किरण की दिशा परिवर्तित नहीं होती है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण को घूर्णित कोण से दोगुना हो जाता है। उसके बाद है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या कहलाता है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाएगा, बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, ठीक। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होगा? तो नीला, हरा, पीला, ठीक है। बैजनी, आहा, पीनाला जिसको बोलते हैं, बैजनी, आहा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, यही होता है फॉर्मूला। बैजनी, आहा, नीला, ला याद रखिएगा, पीनाला सॉरी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है दोस्तों, ये प्रिज्म द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में दिखाई देता है? तो हरा। बैजनी, आहा, पीनाला, हरा देख लीजिए, बैजनी, आहा, पीनाला 7 होते हैं, बीच में हरा दिखाई देगा आपको। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट होते हैं, तो बीच की ही बात कर रहा है,
ठीक है ना। वर्णपट, सीमांत मतलब दोनों सीमा पर। तो बैजनी आह पीनला, शुरू में बैगनी अंत में लाल होता है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ देखना है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? भाई दोपहर में तो सूरज क्या होता है? सूर्य होता है। तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा, दिखेगा ही नहीं। तो राइट आंसर देख लीजिए, नहीं दिख सकता। उसके बाद है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। कैसा? जल के अंदर जो बुलबुला होता है वो देखिए शुरू में उसका आवृत्ति कम रहेगा, धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ जाता है और फट जाता है। ठीक, उसी को अपसारी, वो किस रूप में फॉर्म करता है? तो अपसारी लेंस में। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? प्रश्न पूछ रहा है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर। बिल्कुल व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं होगा, आप ऐसा करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। उसके बाद है व्यक्ति की ऊंचाई 1/4, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, हाँ अगर व्यक्ति के ऊंचाई के आधा रहेगा तभी ना आपका फिगर दिखेगा। छोटा रहेगा, बड़े हो जाएंगे, फिर कैसे देखेगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन से उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि में तो आपको मालूम है दोस्तों, दूरदृष्टि मतलब उत्तल, ठीक है उत्तल। नज़दीक में औ मतलब नज़दीक, आओ, आओगे, आने का मतलब क्या हुआ कि आप आ रहे हो नज़दीक। दूर उत्तल मतलब उत्तल, ठीक है ना, यानी दूर की बात कर रहा है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग में प्रयुक्त होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है कॉनकेव, ठीक है ना। कॉनकेव मतलब अवतल होता है, ठीक, जिसको नतोदर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है बी, ठीक है, अवतल यानी इंग्लिश में दिया है कॉनकेव, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाएगा अवतल लेंस के सहायता से। निकट दृष्टि दोष यानी अभी मैंने बताया कि औ मतलब आओ यानी नज़दीक, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। उसके बाद है कि मायोपिया, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना, इसमें क्या होगा? अवतल लेंस का प्रयोग होगा, अभी बताया। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष की रोगी मुक्ति होती है किसके द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। ठीक, पूरा याद कर लेना है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होते हैं? उत्तल, ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ने में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि बड़ा दिखाई दे। जब भी बड़ा दिखने की बात आएगा दोस्तों, उत्तल का प्रयोग करेंगे। जैसे कार होता है, कार में जो आप शीशे का प्रयोग करते हैं उसमें यात्री दूर रहेगा तो बड़ा दिखाई देगा, इसलिए ना दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद है आँख में संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण। ठीक, खोज बत्ती में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को ही नतोदर दर्पण बोलते हैं, ठीक है। जैसे कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती आदि में परिवर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे। देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी हेडलाइट में इसलिए किया जाता है, माफ़ कीजिएगा वहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था। अवतल दर्पण का कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है ताकि जो वस्तु है छोटा दूर उसको बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, बड़ा कर दिखता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से मापी जाती है। सब प्रीवियस ईयर का है और यही छोटी छोटी गलतियां इंसान गलती करता है। उसके बाद है समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से काट कर रखे गए हैं। उत्तल अवतल हैं, एक दूसरे से काट कर रखे गए हैं। यह कैसा व्यवहार करेगा? अभी सारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा? बिल्कुल नहीं। अब सारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा? बिल्कुल अब सारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। बाकी हमारा सी और डी ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अगर दो ऑप्शन हम लोग छांटने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी त्रुटियां भी कम होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इस परीक्षा में। उसके बाद है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो ये फिल्म से तुलना की जाती है, ठीक है। आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरा ये फिल्म के भांति व्यवहार किया जाता है।
उसके बाद है कि मनुष्य की आँख में से किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर, जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? किसी तो रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल जिसको बनते हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं रेटिना पर बनता है। छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परिवर्तित होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का रंग उस वस्तु के रंग के कारण होता है जिससे वह परिवर्तित होता है। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? कौन से मूल वर्ण है, कलर है जिससे टीवी के पर्दे विभिन्न रंग के प्रकट होते हैं? बैजनी, आहा, पीला, ला, ठीक, लाल, हरा, नीला, ठीक है। RGB बोलिएगा, RGB ऐसे याद रखिएगा, ये हमेशा आएगा। RGB बोलते हैं। R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू, तो रेड, ग्रीन, ब्लू यानी लाल, हरा, नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है, सफ़ेद। ठीक है, जब लाल, नीले, हरे देखते होंगे आप, पेंट करवाते होंगे घर में, तो कई सारे कलर को मिलाकर एक कलर बनाया जाता है। ठीक वही यहाँ पर वही कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक, तो लाल यानी RGB का प्रयोग करेंगे तो आपको वाइट मिलेगा, इसलिए राइट आंसर आपका सफ़ेद हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा साइंस से इम्पोर्टेंट जो प्रश्न था ये मैंने अभी क्लियर करवा दिया। फिर अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, उसको भी मैं आप लोग के बीच लाऊंगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट कर। ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए देखते रहें स्टैंड BPSC।